गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर वेरी वेल। गाइस, हम लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा चैप्टर है 18 और 18 चैप्टर के बारे में हमने कुछ बातें जानी थी और उसके 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के पार्ट में हम थर्ड पार्ट के बारे में पे बात करेंगे। और जो हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, थर्ड पार्ट यहाँ पे रहेगा अपशिष्ट जल में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं, पोषक तत्व, जीवाणु, ठीक है, ये सारे हमारे जल में उपस्थित होते हैं। अब आपका कार्बनिक जो अशुद्धियाँ होती हैं उसमें आपका मानव मल आता है, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, ठीक है, और आपका फल सब्जी का जो भी कचरा होता है ना, वो सारा कार्बनिक अशुद्धियों में आता है। और जो आपका अकार्बनिक अशुद्धियाँ होती है जैसे कि नाइट्रेट, सल्फेट, ठीक है, जो धातुएं होती हैं, फास्फोरस है, नाइट्रोजन, तो ये सारी चीज़ें आपका किस में आती हैं? ये आती हैं आपकी अकार्बनिक में। और जो आपका पोषक तत्व है वो फास्फोरस, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। और जो आपका होता है जीवाणु, जीवाणु में आपका हैजा है, टाइफाइड है और आदि चीज़ें इसमें आती हैं, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां फैलने लगती हैं। तो ये सारी बात यहाँ पे आप इसको जान लेना है। आई होप काफ़ी अच्छे से ये आपको समझ भी आ रहा होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना और एक बार इसको आप रीड कर लेना, ये सारे जो पॉइंट हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आपका आता है जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा। आखिर इसका क्या मतलब है, आइए इसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इस होता क्या है, जो वाहित जल होता है ना, वाहित जल में एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के ठोस, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तत्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मृत जीवी भी होते हैं, बहुत सारे मृत जीवी क्या होते हैं जो जल में उपस्थित होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव भी उसमें उपस्थित होते हैं। और जो जल होता है ना, जल को भौतिक और रासायनिक के माध्यम तरीके से उसको जैविक क्रियाकलापों के माध्यम से स्वच्छ करने की जो विधि होती है उसे हम लोग कहते हैं जल का शोधन, ठीक है। ये यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे हैं, जल का शोधन। इस वर्ड को अंडरलाइन कीजिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए कि जल का शोधन क्या होता है। मैंने भी आपको बताया जो प्रक्रिया होती है भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाकलापों से जल को स्वच्छ करने की, उसे हम जल शोधन हम उसे बोलते हैं। और आपका आता है शीवर। आखिर ये क्या होता है, ये जो वर्ड है न्यू, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये क्या होता है, तो आपको पता है कि जितने भी हमारे घर से एक तरीके से जो हमारे घर से निकले हुए जो भी गंदे पदार्थ होते हैं वो एक पाइप के माध्यम से होते हुए नालों नदियों में पहुंच जाता है, ठीक है। आप इसे समझने की कोशिश करें। गंदे पदार्थ जो होते हैं वो पहुंचते किधर है, नदियों नालियों में पहुंचते पाइपों के माध्यम से। अब आपका क्या होता है, जो शीवर पाइप होता है ना, पाइप का एक जाल होता है, जो शीवर होता है ना, वो एक पाइप का एक जाल होता है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, वो बाहिर जल को एक तरीके से बाहिर मल को भरना और उसमें जल बहता रहता है। और होता क्या है कि इन सीवर में होकर जाने वाला जो भी जल होता है वो अपशिष्ट जल को मल विसर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल विसर्जन कहा जाता है, ठीक है। आप इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप उसे भी क्लियर कर लेंगे। अब हम जान लेंगे यहाँ पे मेन होल के बारे में। आखिर मेन होल होता क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन इसका मतलब नहीं पता। मल व्यवस्था, ठीक है। मल व्यवस्था में क्या होता है, जो मैन होल होता है ना, वो सामान्यतः प्रति आपका 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की दूरी पर 2 या 2 से अधिक, ठीक है, शिविरों के एक तरीके से सदी स्थल में और उसको अलग अलग स्थानों पर वो उपस्थित होते हैं। जहाँ पे दिशा होगी वहीं पे उसका परिवर्तन होता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको इसे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, जहाँ दिशा में परिवर्तन होता है। और आप एक बार इसको रीड भी कर लेंगे, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ से लेके आप इसको यहाँ तक रीड कर लीजिए। और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता है। अब है आपका जो अपशिष्ट जल होता है उसका उपचार षड्यंत्र। आखिर ये क्या होता है, आइए से भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है इस यहाँ पे जो अपशिष्ट जल होता है ना, जल में विभिन्न प्रकार के जो भी अवयव उपस्थित होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया
उसे हम कैसे अलग करेंगे? भौतिक, जैविक और रासायनिक प्रक्रम के माध्यम से हम उसको साफ कर देते हैं, और जो साफ करने की प्रक्रिया होती है हम उसे जल शोधन कहते हैं, और इसे ही हम शोधन का उपचार संयंत्र कह रहा है। ठीक है, इसे यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें। जल में ठोस है और आपका जैविक बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं, विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट विभिन्न करके, तो उसको क्या करते हैं, दृष्टिकोण से उसको बांट दिया जाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, जो अपशिष्ट जल के साथ प्रेजेंट होते हैं उन्हें बांट देते हैं। ठीक है, जिससे कि हम उसका शोधन कर सकें, उसको अलग कर सकें। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। आपको पता है इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, और आप लोग इसे जानने की कोशिश करें। क्या होता है कि सबसे पहले अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी जो छड़ें होती हैं ना, छड़ों से बने जो भी शलाके होते हैं, छन्ने, ठीक है, तो उनसे गुजारा जाता है। और फिर इसके बाद में नैपकिन है, डब्बे हैं, और आपका जो भी नैपकिन, डब्बे वगैरह बहुत सारे प्लास्टिक के सामान हैं वो उसमें फंस जाते हैं, और फंसने के बाद में जो पानी होता है वो बाहर निकल आता है। आप इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, कूड़ा करकट यहाँ ऐसे फंस जाता है और जो पानी होता है वो ऐसे निकल जाता है। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे समझने की कोशिश करें काफ़ी अच्छे से। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ भी आ रहा होगा। अब इसका जो सेकंड वाला पॉइंट है, सेकंड वाले पॉइंट में यहाँ पे क्या होता है, देन जो जल होता है ना, जल को गीट और बालू से अलग करने की जो टंकी होती है उसमें लाया जाता है। ठीक है, आप इसे यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जल को पहले हमने क्या करा, उसको जल बाहर आ गया, बाहर आने कब आया बाहर, तब उसके जितने भी कूड़ा करकट था वो बाहर आ गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो जल होता है ना, जल को एक ग्रीट टंकी होती है, ग्रीट और बालू की अलग करने वाली टंकी, तो उस टंकी में अपशिष्ट जल को क्रम से छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो ठोस पदार्थ होता है ना, निकलने वाले जो भी मिट्टी और जल से जो वायु वगैरह के होते हैं ना, कण होता है ना, तो बहुत इजीली उसमें से अलग कर दिए जाते हैं। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी होगी। और एक बार आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि अब जो वाहित अपशिष्ट को गीट, बालू और अलग टंकी में लिया जाता है, और टंकी में अपशिष्ट जल का कम प्रवाह छोड़ दिया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बालू, गीट, कंकड़, पत्थर उसकी पैनी पे बैठ जाता है। ठीक है, और आप यहाँ पे इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ भी सकते हैं। आई होप काफ़ी अच्छे से यह चैप्टर आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।